हम एक बार फिर दिलचस्प विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमारी बातचीत के केंद्र में महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में इस समय एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट की सरकार चल रही है। हम जब ये बगावत का खेल चल रहा था उसी समय बोल रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति दिखाई दे रही है, एकनाथ शिंदे की जो चाल दिखाई दे रही है, वो बता रही है कि मसला केवल सत्ता परिवर्तन का नहीं है, बल्कि मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं प्रतिशोध का है। भारतीय जनता पार्टी को एक बेहद अपमानजनक परिस्थिति का सामना तकरीबन 3 साल पहले करना पड़ा था, जब सबसे बड़ा राजनीतिक दल होने के बावजूद भी शिवसेना के विरोध के चलते वह सत्ता में नहीं रह पाई, बल्कि अजीत पवार के साथ मिलकर सत्ता बनाने की कोशिशों पर भी पानी फेर दिया गया। पानी इसलिए फिरा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के मुकाबले दुगनी सीटें जीतने के बावजूद भी विपक्ष में बैठने को मजबूर रही। भारतीय जनता पार्टी इस अपमान को भूल नहीं पाई और जब मौका लगा तो एकनाथ शिंदे के माध्यम से शिवसेना में ऐसी सेंधमारी की कि उद्धव ठाकरे को आज तक समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हो गया। उस समय हमने कहा था कि बात केवल सत्ता हस्तांतरण तक नहीं रहेगी, आपने हमसे सम्मान लिया है, हम आपसे सत्ता ही नहीं सेना भी छीन लेंगे। और अब वही हालात दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता होने के बावजूद भी उप मुख्यमंत्री की भूमिका में है। एकनाथ शिंदे महज 40 विधायकों के समर्थन के साथ महाराष्ट्र जैसे राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? लोग ये जानना चाह रहे थे, उत्तर मिल रहा है। वह इसलिए बैठे हैं क्योंकि शिवसेना जिस पर ठाकरे परिवार का वर्चस्व रहा, बाल ठाकरे जिसकी पहचान रहे, वो ठाकरे मुक्त शिवसेना बनाने की तैयारी है। एकनाथ शिंदे के साथ जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, विधायक जुड़ रहे हैं, सांसद जुड़ रहे हैं, पार्षद जुड़ रहे हैं और कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे शनै शनै अकेले पड़ते जा रहे हैं। आज मामला दो जगह गया, एक लोकसभा के संदर्भ में और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में। लोकसभा में उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष ने एकनाथ शिंदे के द्वारा नामित शख्स को लोकसभा में शिवसेना संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दे दी है। दूसरी तरफ जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो मुकाबला कपिल सिब्बल बनाम हरीश साल्वे था। मामले का नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन उद्धव ठाकरे को इस बात को लेकर निराशा रही कि वो चाहते थे एकनाथ शिंदे के साथ गए 16 विधायकों को सुप्रीम कोर्ट अयोग्य करार दे। नहीं हो पाया। 1 अगस्त के लिए मुलतवी हो गया मामला। दिन और आगे खींचेंगे, जितने दिन आगे खींचेंगे, क्या एकनाथ शिंदे और मजबूत होंगे? क्या शिवसेना पर उनकी पकड़ और मजबूत होगी? और क्या उद्धव ठाकरे और सिमट जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे? यही एक दिलचस्पी का विषय है। इसी पर हम बात करेंगे। क्या होगा सेना का, शिवसेना का? इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 5 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और सियासत के इस खेल पर कुछ गंभीर विमर्श करने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। विंस्टन चर्चिल महान राजनीतिज्ञ हुए, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हुए। उन्होंने एक कमाल की बात कही थी, वही हमारा विचार सूत्र है कि राजनीति कोई खेल नहीं है, यह सबसे गंभीर व्यवसाय है। विंस्टन चर्चिल ने यह बात कही थी। विंस्टन चर्चिल के तौर तरीके बहुत कुछ बाल ठाकरे से मिलते जुलते थे। बाल ठाकरे का लहजा भी था, तेवर भी था, पर उद्धव ठाकरे चर्चिल की कही हुई बात को पढ़े नहीं या पढ़े पर माने नहीं, इसलिए ही इतनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये बात हम अपने जहन में रखते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 5 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में किशोर तिवारी जी हैं, शिवसेना ठाकरे उनके साथ है अभी तक। डॉक्टर राजू वाघमारे हैं, प्रवक्ता है महाराष्ट्र कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ हैं। उनका साथ शिवसेना को कितना भारी पड़ रहा है जानने में हमारी दिलचस्पी है। गिरीश व्यास जी हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, पूर्व सदस्य हैं महाराष्ट्र विधान परिषद के। क्या कर रहे हैं अपनी 30 साल की दोस्ती के संदर्भ में जानने में हमारी बड़ी रुचि है। साथ ही हमारे साथ देवेंद्र वर्मा जी हैं। ऐसे मामलों में जब भी संसदीय दृष्टि से किसी प्रकार के मार्गदर्शन की जरूरत होती है तो वह हमारे साथ होते हैं। वह हमारे साथ में हैं, संवैधानिक मामलों के विशेषज्ञ हैं। और इन सब के बीच में निष्पक्ष राय देने के लिए प्रेम कुमार जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत किशोर तिवारी जी से ही करते हैं। तिवारी जी, कहाँ जा रहे हैं आप? कुछ आपका भी मन डोल रहा है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं देख रहे हैं, जो ठाकरे जी के साथ जीने मरने की कसम खाते थे वो एकनाथ शिंदे में जो है भविष्य देख रहे हैं। इस हालात पर कुछ कहेंगे? ठाणे मुंबई के बाद सबसे बड़ा नगर निगम, 67 पार्षद थे, 66 एकनाथ शिंदे जी के साथ आ गए। डोंबिवली वैली सब एकनाथ शिंदे को नेता मान लिए। नवी मुंबई वो भी बता रहे हैं हमारे भाग्य विधाता एकनाथ शिंदे हैं। कुछ कहेंगे किशोर जी? हिमांशु जी,
शुरुआत तो आपने की और एक चुस्त दुरुस्त शुरुआत की आपने। जी आपने कहा कि बीजेपी को जो हमने सबक सिखाया था उसका बदला लेने के लिए ये सब बीजेपी कर रही है। जी एक नाथ शिंदे की जी क्या मजाल कि वो 4-5 चार्टर प्लेन रख ले और एक एक विधायक को भेजा जाए। जी हाँ, और मैं अभी बता रहा हूं कि आपका विश्लेषण चुस्त दुरुस्त रहा कि बीजेपी चाहती थी कि उद्धव ठाकरे जी ने जो जनेऊधारी जनेऊधारी हिंदुत्व को छोड़कर उनके ग्रैंडफादर प्रबोधनकार ठाकरे के हिंदुत्व को हाथ लगाया और जब उन्होंने इस घोषणा को औरंगाबाद में किया तो मैं आपको बताता हूं कि नागपुर में भूचाल आ गया जी और उन लोगों ने डिसाइड किया है कि यह आदमी बहुत दूर जाने वाला है, इसको यहीं रोका जाए। और मैं अभी आपको बताता हूं, एक नाथ शिंदे लो, वो 40 विधायक लो, 12 सांसद लो, ये अपनी अपनी व्यवस्था के साथ गए, जी लेकिन महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ी चुनौती बन के सामने आ रहे हैं। जी ये जितना उनको एक करने जा रहे हैं उतने लोग उनसे जुड़ रहे हैं। देखिए, आपने अकेला पड़ गया, ये पड़ गया, मैं जनता का सलाह देखता हूँ, जी जनता में मैं घूमता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, अगर बीएमसी के चुनाव में एक तरफा शिवसेना नहीं जीती और महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी को जनता ने सबक नहीं सिखाया तो आपने मुझे बुलाकर पूछना, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बहुत गंभीर बात है ये, बहुत गंभीर बात। बहुत गंभीर बात है। आप बोल रहे हैं जनता का सैलाब माननीय उद्धव ठाकरे के साथ है। किशोर जी, कहीं संजय राउत का मतलब ही तो जनता का सैलाब नहीं है। हमें तो केवल संजय राउत दिखते हैं साथ। कहीं ऐसा तो नहीं संजय राउत में ही आपको जनता दिखाई देती है, जैसे भगवान का विराट स्वरूप होता है उसमें सब कुछ दिखाई देता है। ऐसा तो नहीं आप लोगों को संजय राउत में ही सब कुछ दिखाई देता है और वही समस्या है? नहीं डॉक्टर साहब, प्रवक्ता जो रहता है तो वो पार्टी की चीजें प्रवक्त करता है जी और संजय राउत का एक बड़ा फीचर है कि वो पार्टी की राग रखते रखते जब वो विशेषण लगाते हैं तो उसमें बहुत मिर्ची रहती है, तो जी वो मिर्ची से मौसम बिगड़ जाता है, ये मैं कबूल करता हूँ। जी लेकिन वो पाक साफ बात करने वाले एक पत्रकार है जी और सारा बिल जो बगावत करने वाले विधायक उन पे फाड़ रहे हैं या जो सांसद है उन पे फाड़ रहे हैं, तो वो ईडी की नोटिस क्यों भूल जाते, उन पे लगे हुए बलात्कार के आरोप क्यों भूल जाते। मैं बता रहा हूं कि 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों भूल जाते। मुझे बुलाओ, अडानी पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का जो 12,850 करोड़ का कर्जा माफ हुआ, उसके लिए ये 3,000 करोड़ उन्होंने अरेंज किए थे। देखिए, आपके चैनल से मैं कुछ सवाल रखता हूं कि ये क्या लोग तत्व के लिए गए, ये लोग क्या नीति के लिए गए, इनका कौन सा हिंदुत्व है? हाँ, मुझे कौन से हिंदुत्व में ये दिखे, कौन सा चारित्र दिखा इनका, मुझे बताइए। अरे मैं क्या बताऊंगा किशोर तिवारी जी, आप अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बताइए, जनता को बताइए। आपके पास सत्ता थी, आपके पास वैभव था, बाल ठाकरे की विरासत थी, इसके बावजूद भी देख रहे हैं धीरे 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 लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। आप तो उन विधायकों के संदर्भ में भी दावा कर रहे थे, 20 संपर्क में, 25 संपर्क में, राव साहब भी बता रहे थे बंधक बना रखा है। सब तो खुले में आए, सीधे तौर पर खारिज कर रहे हैं। एक नाथ शिंदे का दबाव इतना है, आप साथ हैं राजू वाघमरे जी के, साथ हैं शरद पवार जी के, यशवंत सिन्हा का नामांकन दाखिल कराते हैं आपके लोग जाकर, और वोट देने की बारी आती है तो द्रौपदी मुर्मू को दे देते हैं। अपनी हालत देख रहे हैं, बाल ठाकरे का बेटा क्या कर रहा है। ये देखो, उन्होंने सोचा, ये लोगों ने तो उसी दिन बोला था कि आप बीजेपी के साथ चले जाओ, हम लौट के आ जाएंगे। अरे मुझे बताइए, ये बीजेपी बोल रही थी क्या? एक नाथ शिंदे बोल रहा था। एक नाथ शिंदे की औकात नहीं है जी ये सब कर रही। मैं अभी बता रहा हूं, अभी तो बहुत कलर खुलने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, इलेक्शन कमीशन क्या करता है। अरे भाई, बिरला जी ने तो कर दिया अपना काम, लेकिन
लेकिन आगे बहुत ज्यादा चुनाव में इनको ही आना है ना। देखिए, इंदिरा जी भी बहुत साल तक सत्ता रही, कांग्रेस वाले को ऐसा लगता था कि हमको कोई बदल नहीं सकता, ऐसा मोदी जी को आज लगता है। लेकिन महाराष्ट्र से शुरुआत हुई है, महाराष्ट्र ही उनको रास्ता दिखाएगा। महाराष्ट्र उनको रास्ता दिखाएगा। गिरीश व्यास जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। कितना डर रहे हैं किशोर जी के दावों को लेकर? किशोर जी बता रहे हैं जनता सबक सिखाने वाली है, आपको रास्ता दिखाने वाली है। आप शिवसेना को सबक सिखा रहे हैं। शिवसेना के सम्माननीय प्रवक्ता किशोर तिवारी बता रहे हैं भविष्य आपको सबक सिखाने वाला है। कितना डर गए गिरीश जी आप? देखिए, जहां तक डरने का सवाल है तो भारतीय जनता पार्टी एक मुक्त राजनीति करती है, किसी से डरने का कहीं कोई कारण नहीं, कोई प्रश्न नहीं है जी। अब प्रश्न रहा कि जो डर गए हैं स्वयं में, जी जिनकी जमीन खिसक गई है, जी वो अगर बढ़ चढ़ कर बात करते हैं जी तो ऐसा है कि वो केवल अपने मन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी अब कुछ न कुछ कहना है इसलिए कहने का प्रयास कर रहे हैं। जी जो है वो जनता सामने देख रही है। जी सारे कैबिनेट मंत्री, जितने कैबिनेट मंत्री थे, एक आदित्य जी ठाकरे को छोड़कर सारे कैबिनेट मंत्री करीब करीब जी ये आज बाहर निकले, शिंदे जी के साथ है। जी सारे सांसद 18 में से 12 सांसद ये शिंदे जी के साथ हैं। फिर भी अगर इनको लगता है कि इनके पास की जमीन खिसकी नहीं, इनके पैर जमीन पर हैं, तो मुझे लगता है कि ये आने वाला भविष्य उनका बताएगा। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करता हूँ, क्योंकि वो उनकी पार्टी है। उनके पार्टी में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये वो देखें। मेरा देखने का कोई नजरिया नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं मैं गिरीश इतना- व्यास जी? आपके देखने का नजरिया नहीं है, सब जान रहे हैं। करा तो आप ही रहे हैं। 106 110 के विधायकों के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, और उनके नेता एकनाथ शिंदे हैं जिनके कुल 40 विधायक हैं। इतने डरे सहमे तो आप हैं। इसके बाद कह रहे हैं कि उनकी पार्टी का मसला है, वो जाने। उनकी पार्टी में क्या हो ये आजकल आप ही तय कर रहे हैं। इनकार क्यों कर रहे हैं? ये तो आपकी श्रेष्ठता है, ये आपकी काबिलियत है, ये आपकी क्षमताएं हैं कि शिवसेना के अंदर आपने ऐसा भूचाल पैदा कर दिया। अपने आप को उसका श्रेय देने से इतना सहम क्यों रहे? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए, पूरे देश में राजनीतिक दलों की आपसी अगर युति अगर आप देखेंगे, समझौता देखेंगे, जी। गठबंधन देखेंगे, तो ये 25 साल पुराना चलने वाला एक सूत्र का गठबंधन था। जी ये पूरा देश जानता है, राजनीति जानती है, आप सब लोग जानते हैं। जी इसको क्या कारण हुआ, ये कारण हमको सोचने की जरूरत है। जी किसके नाम से वोट मांगे गए, जी कौन मुख्यमंत्री के रूप में सामने रखा गया इस महाराष्ट्र में, जी कौन सा बड़ा दल था उस समय में, जी हमारा परफॉर्मेंस क्या था। जी जब 2014 का चुनाव हुआ जी। तब की परिस्थिति क्या थी, कितनी भारतीय जनता पार्टी को मिली, जी। हमारे कितने सदस्य चुन के आए। 2019 में जब हमने इक्वल डे शेयरिंग किया, उसके बाद जो चुन के आए उसमें 105 का परफॉर्मेंस हमारा था। शिवसेना का परफॉर्मेंस क्या था, ये जरा एक बार देख तो लें। कहीं नहीं, इस बिल्कुल प्रकार देख की- रहा हूं गिरीश जी। मैं ये देख रहा हूं कि शिवसेना का प्रदर्शन उस समय 56 विधायकों का था। जब उनके 56 विधायक थे तो आप उन्हें मुख्यमंत्री का पद देने के लिए तैयार नहीं, और जब उनके 40 विधायक रह गए तो आपने मुख्यमंत्री पद उन्हें सौंप दिया। इस कमाल के हृदय परिवर्तन के संदर्भ में गिरीश जी कुछ कहिए ना। जो आप इतनी मासूमियत के साथ हमें बता रहे हैं ये उनकी पार्टी का मसला है, इस पर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। आप 56 में स्वीकार नहीं हुए उदारता दिखाने के लिए, 40 जब हुए तो उदार हो गए। आपको देवेंद्र फडणवीस का मातहत बनना स्वीकार हो गया 40 विधायकों के नेता एकनाथ शिंदे के संदर्भ में। क्या यह प्रतिशोध की राजनीति नहीं? क्या आप शिवसेना के संदर्भ में उद्धव ठाकरे को सबक सिखाने की कोशिश नहीं कर रहे? क्या आप ठाकरे परिवार को उसकी हैसियत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे कि भाजपा के बगैर तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं रह जाएगी? यह हम दिखाएंगे। ना तुम्हारे पास सत्ता रहेगी, ना तुम्हारे पास सत्ता सम्मान रहेगा, और ना ही तुम्हारे पास सेना रहेगी। क्या गिरीश जी आप इस उद्देश्य की प्राप्ति में सफल होते नहीं दिख रहे? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अब न्यायालय में प्रकरण रखा हुआ है, वो उसका निर्णय आने वाले दिनों में होगा, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरा, जहां तक का सवाल है, आप कह रहे हैं कि हमने इतना बड़ा त्याग क्यों किया। जी ऐसा है, कोई अगर हमारा समर्थन मांगता है तो हमने समर्थन दिया, उनको हमारी पार्टी में नहीं लिया। वो शिवसेना, वो कहते हैं कि वो मूल शिवसेना है, क्योंकि संसदीय ये परिभाषा में आज उनके पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, उनके सबसे ज्यादा कैबिनेट मंत्री आज उनके साथ हैं। वो किसी मुद्दों पर गए हैं
ये उन्होंने, उनके प्रतिनिधियों ने, उनके प्रवक्ताओं ने, शिंदे गट के शिवसेना के सारे प्रवक्ताओं ने बार बार देश से बातचीत की, संवाद किया। आपने भी सुना है, मैंने भी सुना, और इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसमें कहीं दोषी नहीं। हमारा, अगर आप प्रश्न कर रहे हैं कि हमने उनको समर्थन क्यों दिया, उन्होंने समर्थन मांगा, हमने बड़े मन से दिया। चलो मुख्यमंत्री आप ही बनिए, आप आगे काम करिए। गिरीश जी, आपके बड़े मन पर पूरा देश फिदा है, पर इस सवाल का उत्तर आपने नहीं दिया। समर्थन तो 3 साल पहले उद्धव ठाकरे जी ने भी मांगा था कि मुख्यमंत्री का पद हमें दे दीजिए। उस समय आपने बड़ा मन नहीं दिखाया। जब 56 से 40 हो गए तो बड़ा मन आपका हो गया। आप कितने आराम से कह रहे हैं, उन्होंने समर्थन मांगा, हमने दे दिया। खैर, मैं आपसे और बात करूंगा, पर इससे पहले डॉक्टर राजू वाघमारे के पास जाना चाहता हूं और उनसे जानना चाहता हूं, कितना अपराध बोध है आपको डॉक्टर राजू वाघमारे आज के हालात को लेकर? आपका साथ क्या मिला? शिवसेना बर्बाद होने के कगार पर आ गई। आपकी पार्टी तो बर्बादी की एक नई कहानी लिखी रही है। शिवसेना ने आपके साथ हाथ मिलाया, शिवसेना शिवसेना नहीं रह जा रही है, ऐसा खतरा पैदा हो गया। अपने साथ को लेकर, अपने हाथ को लेकर कितनी आत्मग्लानि में है वाघमारे साहब आप? सबसे पहली बात यह है कि महाविकास आघाड़ी का गठबंधन महाराष्ट्र में जब हुआ जी, तभी हमारे पार्टी के श्रेष्ठ नेता आदरणीय सोनिया जी गांधी जी ने एक ही बात कही थी कि अगर भाजपा को दूर रखना है सत्ता से जी, तो हमें ये गठबंधन मंजूर है। जी, पहली बात। दूसरी बात, हमारी ये तय हो गई थी कि हम शिवसेना के साथ जाएंगे, राष्ट्रवादी के साथ तो हम पहले से थे, हम साथ में जाएंगे एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके, और वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम लेके हम सत्ता में गए, और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमने महाराष्ट्र में काम अच्छी तरह से 2.5 साल किया। ये जो बात शिवसेना के साथ हुई है, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं, दर्शकों को बताना चाहता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 2.5 साल पीछे जाइए, महाविकास आघाड़ी के पहले 2014 में शिवसेना और बीजेपी की सरकार थी, भाजपा के मुख्यमंत्री थे, शिवसेना सत्ता में थी। 2 साल के बाद डॉक्टर साहब, 2 साल के बाद शिवसेना का हर एक विधायक अपना इस्तीफा अपने जेब में लेके घूम रहा था और जोर शोर से हर जगह पे, हर सभा में ये चिल्ला रहा था कि हमें मजबूर किया जा रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, और इसीलिए हम इस्तीफा लेके घूम रहे हैं, और भाजपा शिवसेना को खत्म करने को जा रही है। और ये बात आज के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब भी बोल रहे थे, आज के जो आमदार उनके साथ है वो सभी आमदार ये बात बोल रहे थे। तो 2.5 साल से ये चालू था, उसके बाद महाविकास आघाड़ी बन गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके पहले भाजपा ने जो तकलीफ दी थी, भाजपा ने जो अन्याय किया था, उस अन्याय के विचार से शिवसेना प्रमुख ने ये निर्णय लिया कि भाजपा के साथ हम नहीं जाएंगे, और वो महाविकास आघाड़ी में आ गए। 2.5 साल तक ये सभी विधायक और सभी जो खासदार है, वो 2.5 साल तक इस महाविकास आघाड़ी में मिनिस्टर के पद पे काम कर रहे थे, मिनिस्टर के पद पे काम करके हर तरीके की सुविधाएं ले रहे थे। तो ऐसा 2.5 साल में क्या हुआ कि अचानक उनको हिंदुत्व की नींद से वो जाग गए और उनको हिंदुत्व याद आ गया? ऐसा क्या हो गया? ये सोचने की बात है। अरे सोचने की बात, इस पे तो पहले भी बहुत बार बात हो गई डॉक्टर राजू वाघमारे जी। अभी तो सोचने की बात यह है कि जो आपके साथ आए थे वो बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसको लेकर कुछ कहिए ना। शिवसेना नामक राजनीतिक दल का कोई अस्तित्व रहेगा उद्धव ठाकरे के साथ, या अब ठाकरे सेना के नाम से या उद्धव सेना के नाम से एक संगठन बनाने की नौबत आएगी? क्योंकि सब तो एकनाथ शिंदे के साथ जा रहे हैं, आपके साथ ऐसा लग रहा है जैसे आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत ही रह जा रहे हैं। इस पर कुछ कहिए ना। देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति को और शिवसेना को बहुत नजदीक से देखने के बाद आपको पता चलेगा जी कि शिवसेना में जो पार्टी का जो प्रभुत्व है जी, वो कम से कम 90 to 95% पार्टी का प्रभुत्व रहता है, और जो नेता रहता है उसका प्रभुत्व 5 से 10% रहता है जी, जो भी चुन के आता है
वो पार्टी के नाम पे चुन के आता है, जैसा भाजपा में हो रहा है। तो पार्टी का संगठन और पार्टी का नाम किसी को भी चुन के आने में 95% मदद करता है। तो जो पब्लिक है, वो पब्लिक और शिवसेना, इसका जो नाता है वो शिवसेना का नाता ठाकरे परिवार से है, शिवसेना का नाता उद्धव साहब के साथ है, और शिवसेना को जिसने खड़ा किया उनके साथ उनका गठबंधन या उनकी मन की तारें जुड़ी। तो डॉक्टर राजू वाघमारे कह रहे हैं जहां उद्धव ठाकरे होंगे शिवसेना वहां रहेगी, जनता उनके साथ में जाएगी, जनता का स्नेह उनके साथ रहेगा, जनता का आशीर्वाद उनके साथ में रहेगा। लेकिन कानून किसके साथ रहेगा, ये जानने में हमारी दिलचस्पी है, और इस दिलचस्पी का समाधान किससे होगा, उसके लिए देवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। तो देवेंद्र वर्मा जी, आपसे समझना चाहता हूं, कुल मिला के मसला अब कानूनी लड़ाई के संदर्भ में जा रहा है। उद्धव ठाकरे जी चुनाव आयोग के पास में कैविट लगा चुके हैं, भाई हमारी पार्टी के संदर्भ में कहीं से कोई एकाधिकार के लिए आ जाए, कोई आपके पास में याचिका लगा दे तो पहले हमें सुन लिया जाए। आपसे जानना चाहता हूं, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे संख्या बल में निर्वाचित पदाधिकारियों के संदर्भ में हार रहे हैं, क्या शिवसेना को बचा पाएंगे अपने पक्ष में? देखिए, ऐसा है कि अभी तो केवल पार्लियामेंट्री पार्टी जो है, लेजिस्लेचर पार्टी जो है जी, उसके मेजॉरिटी सांसद संसद में और मेजॉरिटी विधायक विधानसभा में शिंदे के साथ में है जी, और इसलिए आज संसद में भी जो मान्यता मिली है वो संसदीय दल में जिसके पास में बहुमत हो वो उसको नेता की रिकॉग्निशन स्पीकर देते हैं। तो उसी संदर्भ में आज स्पीकर ने उनको नेता की वो दी है। लेकिन जहां तक पार्टी किसके पास में रहेगी इसका प्रश्न है जी, एक, जब तक पॉलिटिकल डिवीजन पार्टी के संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में ना हो जी, और उसके मेजर पदाधिकारी जो पार्टी के स्टेट लेवल के हैं या नेशनल लेवल के हैं वो किसके साथ जाना चाहते हैं, इस संबंध में जब तक इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से उसकी तहकीकात ना कर ले, क्योंकि एक इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 का है जी, उसके अंतर्गत जो आवेदन दिया है उसके अंतर्गत उस आवेदन के ऊपर विचार होगा कि किस ग्रुप को शिवसेना का सिंबल मिलेगा और किस ग्रुप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो अभी तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, केवल पार्षदों के बहुमत से ये नहीं होता। जो विभिन्न समितियां हैं पार्टी की, स्टेट लेवल की, पार्टी की लेवल की विभिन्न समितियां होती है, उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, इस सब का बहुमत किसके पास में ये इलेक्शन कमीशन या आवेदन नहीं, लेकिन देवेंद्र वर्मा जी सवाल इस बात का है, कल एकनाथ शिंदे गुट ने बैठक की थी, उसने पूरी कार्यकारिणी को अपने अनुसार बदल लिया, अपने साथ जो लोग हैं उनको पदाधिकारी बना दिया। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि मेरे साथ सब है, एकनाथ शिंदे बता रहे हैं मेरे साथ सब है। सत्ता एकनाथ शिंदे के साथ है, चाहे देश की है चाहे प्रदेश की है। ऐसे में सत्ता बल जिसके पास है उसका बल ऐसे फैसलों में कितना प्रभावी रहता है। आपका इतना लंबा तजुर्बा है सार्वजनिक जीवन का, थोड़ा उस पर रोशनी दीजिए। क्या एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री रहना शिवसेना पर काबिज होने में मददगार रहेगा या नहीं रहेगा, ये एक सवाल जहन में आता है। देवेंद्र वर्मा जी का व्यवहारिक अनुभव, केवल कागजी बात नहीं कर रहा, व्यवहारिक अनुभव इस संदर्भ में कुछ कहेगा? कमीशन यदि केवल पार्टी में वर्टिकल रिफ्ट के संबंध में कोई निर्णय नहीं कर पाता है तो वो सबसे पहले ये देखता है कि पार्लियामेंट्री ग्रुप में और लेजिस्लेचर ग्रुप पे किसका बहुमत है और फिर उस आधार कमीशन इसमें निर्णय करता है। तो निश्चित तौर पर शिंदे का मुख्यमंत्री होना, पॉलिटिकल पार्टी का, पार्लियामेंट्री पार्टी का उनके साथ में होना, लेजिस्लेचर पार्टी का उनके साथ में होना, ये उनके पक्ष को मजबूत करता है इलेक्शन कमीशन से रिकॉग्निशन मिलने के संबंध में। तो कुल मिलाकर जिस प्रकार की रणनीति पर भाजपा है उसमें साफ दिखाई दे रहा है, देवेंद्र वर्मा जी कह रहे हैं कि हाँ, इसके कारण से एकनाथ शिंदे के दावे को मजबूती मिल रही है। मैं जानना चाहता हूं, हमारे साथ में प्रखर पत्रकार प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनके पास में, लेकिन राजू वाघमारे जी को लग रहा था इसमें कोई हस्तक्षेप पड़ जाए, उनका संक्षिप्त में हस्तक्षेप सुनते हैं और प्रेम कुमार जी से फिर समीक्षा लेते हैं इसकी पूरी राजनीतिक। जी वाघमारे जी। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें ऐसा है कि खाली विधायक और सांसदों के ऊपर चुनाव आयोग ये फैसला नहीं कर सकता कि पूरा संगठन या पूरी पार्टी किसके साथ है। जी, ये सबसे पहली बात है। जी, तो अगर
पार्षद या विधायक उनके साथ हो, इसका मतलब पूरी पार्टी उनके साथ नहीं होती, ये पहला मुद्दा है। जी दूसरा मुद्दा ऐसा कि एकनाथ शिंदे साहब को बाहर जाने के बाद शिवसेना ने पार्टी से अयोग्य बता दिया है। जी तो कोई भी इंसान पार्टी से अयोग्य होने के बाद जी उस पार्टी की कार्यकारिणी को जाहिर कर सकता है कि नहीं, तो उसका जवाब है नहीं। जी वो बाहर जाने के बाद बोल रहे हैं कि मैं शिवसेना में हूं, जी तो इसका मतलब अगर वो शिवसेना में है तो शिवसेना जो रिकॉग्निशन पार्टी जो चुनाव आयोग के पास अभी रजिस्टर हुई है जी। उनके साथ वो है, और उसके नेता तो उद्धव साहब ठाकरे हैं। तो अरे फिर अगर किसके नेता उद्धव साहब ठाकरे हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए अपने साथ विधायक तो रख नहीं पाए। 56 विधायक थे, 55 मौजूद थे, 55 में 15 उद्धव ठाकरे के साथ रह गए, 40 लेके एकनाथ शिंदे अपने आप को नेता बता दिए। 2/3 बहुमत के साथ में स्पष्ट तौर पे फल हो गया विधायक दल का। इसके बाद में भी वाघमारे जी आप बता रहे हो कि लोग उद्धव ठाकरे के साथ हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ सांसद हैं, वो असलियत भी आज सामने आ गई, सांसद किसके साथ हैं। तो इन सब के बीच में मैं प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूँ, आपसे समझना चाहता हूँ क्या ये भावनात्मक बातें एकनाथ शिंदे को चुनौती पैदा कर पाएंगे? ये आप साफ तौर पर देख रहे हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है, कैलेंडर में तारीख बढ़ रही है, खिड़की जो घड़ी है उसमें कांटे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे एकनाथ शिंदे का कब्जा शिवसेना की पर बढ़ता जा रहा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं इस बात को? जी डॉक्टर हिमांशु जी, चुनौती तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे जी ने लगातार प्रकट की है जी और उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ाई है। जी और हम तो ये देखते हैं कि पहली बात पे उद्धव ठाकरे जी की जो आलोचना बनती है वो ये बनती है कि उनका निश्चित रूप से अपनी पार्टी के सांसदों और विधायकों से कनेक्ट में कमी रही, चाहे इसका कारण उनकी बीमारी हो, चाहे इसका कारण कोरोना का काल हो, कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी बनी, इसलिए शायद बहुत सारी बातें वो समझ नहीं पाए। अगर सूरत में जितने लोग इकट्ठा थे जी उसी समय फॉर्म डिसीजन ले लिया गया होता, निर्णय लेने में जो देरी की गई तो उसमें इतनी छूट मिली एकनाथ शिंदे को कि वो इकट्ठा करते 40 तक संख्या ले गए। और उनके साथ चूंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से थी, एकनाथ शिंदे ने स्वीकार भी किया कि देवेंद्र फडणवीस जी उनके साथ में थे सारे आयोजित करने में, इस चीज को प्रायोजित करने में। तो इसको देखते हुए ये लगता है कि ये पूरा मौका जो है उद्धव ठाकरे जी ने उनको दिया, ये उनकी रणनीतिक भूल रही और इसी कारण से ये स्थिति पैदा हुई। लेकिन दूसरी बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे जी के साथ जो सरकार बनाई है, ये संख्या और अंक गणित जरूर उनके साथ है, मगर एक दूसरा उदाहरण रखते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे बिहार में जो रामविलास पासवान जी की पार्टी चिराग पासवान जी के नेतृत्व में चल रही है, वो तो हनुमान भक्त थे। उद्धव ठाकरे तो चैलेंज ले रहे थे बीजेपी से, लेकिन हनुमान भक्त की तरह बीजेपी भक्त थे चिराग पासवान। इसके बावजूद उनकी पार्टी से सांसदों को बीजेपी ने जोड़ लिया, क्योंकि ऐसा लगता है कि बीजेपी के लिए सांसद जो है संख्या है, और ये संख्या अगर सरकार बनाने में उपयोगी है तो वो उसका इस्तेमाल कर लेती है। आपने सही बताया कि इस समय में शिवसेना के पास 56 एमएलए था, तब भी उद्धव ठाकरे जी को उन्होंने स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज 40 विधायक रहते हुए भी एकनाथ जी को स्वीकार किया गया है मुख्यमंत्री के तौर पर। तो ये जो राजनीति दो किस्म की दिख रही है, एक तो जिसको प्रतिशोध का नाम दिया जा रहा है, और दूसरा जो आपके साथ भक्ति भाव में जुटा हुआ है जो चिराग पासवान। और आपको ताजा खबर बताएं कि 2 दिन पहले बैठक भी हुई है चिराग पासवान जी के साथ में, वह एनडीए की तरह। हमें ताज्जुब होता है कि अब भी एनडीए में कौन है, चिराग पासवान जी की पार्टी है या उनसे अलग हुए सांसदों की पार्टी है, या कि दोनों है ये। और उनका भी जो मसला है चुनाव आयोग में था, लेकिन चिराग पासवान को उनका जो मकान वाला चुनाव चिन्ह था वो मिला, इसके बाद कि सारे सांसद उनके हाथ से चले गए थे। तो इस उदाहरण के साथ मैं ये कहता हूं कि सांगठनिक रूप से अब भी उद्धव ठाकरे के लिए चांस है अपनी शिवसेना को बचाने का, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट जो है चुनाव आयोग के सामने ये है वो ये कि पिछले जितने भी चुनाव हुए हैं
उसके सिंबल किसने बांटा, पार्टी का अध्यक्ष बदला गया कि नहीं बदला गया। तो जो भी लेटेस्ट अपडेट चुनाव आयोग के सामने है उसमें पार्टी के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं और सारे सिंबल उनके ही हाथ से बटे हैं। तो ऐसे में पार्टी पर दावेदारी साबित करने की का दारोमदार पूरी तरह से एकनाथ शिंदे गुट को होगा। उद्धव ठाकरे को यह साबित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि उनकी पार्टी असली है, बल्कि एकनाथ शिंदे को साबित करनी होगी कि उनकी पार्टी असली है। तो प्रेमकुमार जी, मैं आपसे जानना ही चाहता हूं, क्या आप ये खतरा नहीं देख रहे हैं जैसे जैसे समय गुजर रहा है और उसके साथ एकनाथ शिंदे के साथ समर्थन बढ़ रहा है, चाहे पार्षदों के संदर्भ में, चाहे विधायकों के संदर्भ में, चाहे सांसदों के संदर्भ में, क्या आप ये खतरा नहीं देख पा रहे हैं कि भाजपा का साथ मिलने के बाद एकनाथ शिंदे की कोशिशें उद्धव ठाकरे को अलग थलग कर देने की है? और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आने वाले समय में एक उद्धव ठाकरे, एक आदित्य ठाकरे, एक संजय राउत और अगर साथ देने का मन रहा तो एक किशोर तिवारी, बस यही शिवसेना रह जाने वाली है। निश्चित रूप से हिमांशु जी, शिवसेना ने दो किस्म की राजनीति की है। एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति करते हुए बिताया और जब उन्होंने महाविकास आघाड़ी का रास्ता चुना तब भी अपने आप को व्यक्त करते समय इसकी रीजनिंग सिर्फ ये बताई कि बीजेपी ने उनको चीफ मिनिस्टर बनाया नहीं वादे के हिसाब से। कोई सैद्धांतिक कारण वो नहीं बता सकी शिवसेना कि किस कारण से बीजेपी के साथ नहीं रहना चाहिए। तो आज भी जब आप सैद्धांतिक कारण नहीं बताएंगे तो आपको कम से कम महाविकास आघाड़ी के साथ जुड़ने का सैद्धांतिक कारण बताना चाहिए। सिर्फ इस आधार पर महाविकास आघाड़ी सरकार बनी थी कि चूंकि लोकतंत्र में सरकार देना जरूरी है, बीजेपी सरकार बना नहीं पा रही है और इसलिए हम सरकार दे रहे हैं। ये शरद पवार जी का स्टेटमेंट हुआ करता था, कांग्रेस का भी यही स्टेटमेंट हुआ करता था। तो सैद्धांतिक मेलजोल आज भी महाविकास आघाड़ी के साथ नहीं रख पाए, यही सबसे बड़ी वजह है और यही सबसे बड़ी मूल वजह है। किशोर तिवारी जी अपनी तरफ से हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप तो सुनेंगे ही, साथ में किशोर तिवारी जी आपसे समझना चाहेंगे कि आप महसूस नहीं करते हैं सत्ता में आने की चाह, सत्ता का नेतृत्व करने की चाह आपके संगठन को संकट में डाल दी? भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले आधी सीटें जीतने के बाद भी आपका ये लालच कि मुख्यमंत्री हम बने, इसने पूरी पार्टी का बेड़ा गर्क करा दिया। ठाकरे की ठसक के एहसास के साथ रहे, लेकिन बाल ठाकरे जैसा इतिहास पुरुष कभी कभी पैदा होता है। उद्धव ठाकरे को लगा कि केवल नाम के पीछे ठाकरे हो जाने से वह भी बाल ठाकरे हो जाएंगे। क्या इस गलतफहमी ने आपकी पार्टी की दुर्गति करा दी? क्या आप नहीं मानते कि नैतिक रूप से आपके पास आधार ही नहीं था? आप मिलकर चुनाव लड़े, आधी सीटों पर आप जीत रहे हैं, इसके बावजूद भी चाह रहे हैं हम नेता बने, इसकी कीमत आज चुका रहे। हिमांशु जी, बाला साहेब ठाकरे वो इमरजेंसी के अंदर इंदिरा जी के साथ थे, आपको समझना चाहिए जी। और अटल बिहारी वाजपेयी और एल.के. अडवाणी जी के अगुवाई में ये भाजपा के साथ गए। उस वक्त प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे भी थे, लेकिन वो सुचिता, वो नीति, वो चारित्र्य नहीं रहा। आज आपके पास जो गिरीश व्यास है, गिरीश व्यास उनका बेटा है जिसके पिताजी पंडित बच्चराज व्यास 1965 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन वो नीति, वो सभ्यता नहीं रही। अटल जी ने तो बोला था कि मैं प्रलोभन देके, दबाव में लेके कोई भी सत्ता हत्याना नहीं चाहता हूं, इसको तो लात मारता हूं। लेकिन अब कैसी परिस्थिति। और एक बात मैं तुमको क्लियर कर देता हूं, देवेंद्र जी जो प्रेम कुमार जी जो बता रहे हैं, देखो ये चीज है ना, जब बाला साहेब ठाकरे ने अपनी पार्टी बनाई तभी उनको बहुत कुछ मालूम पड़ता था कि भ्रष्ट लोग ज्यादा जमा हो जाएंगे, दुकानदारी करने का ट्राई करेंगे, तो उनकी कार्यकारिणी जो है ना, उनके कार्यकारिणी में इनमें का एक भी नहीं है, अभी बताता हूँ। और उनकी कार्यकारिणी पूरी की पूरी इंटैक्ट है। बंबई के 2 सांसद है उसमें, जो अरविंद सावंत और गजानन कीर्तिकर, और ये पार्टी के जितने पदाधिकारी है वो सब इंटैक्ट है। तो इस सपने में कभी ना रहे कि एकनाथ शिंदे को कहीं सिंबल या पार्टी मिल जाए। वो जो कुछ करना चाहते हैं वो बीजेपी में मर्जर नहीं करना चाहते, इसलिए हो रहा है।
क्योंकि दल बदल कानून के अंदर उनको मर्जर बहुत आवश्यक है। और विधायक पार्टी या सांसदीय दल का नेता पॉलिटिकल पार्टी को कोई भी अपॉइंटमेंट कर नहीं सकता, कोई भी सलाह दे नहीं सकता। उद्धव जी का यह अधिकार अबाधित है और उद्धव जी ने पहले दिन ही बोल दिया है जिसको जाना है वो जाए। अरे मैं एक बात बताता हूं कि राजू वाघमारे जो थोड़े से संकोच कर रहे थे, 95% शिवसेना के नाम पे चुन के आते, 5% उनके नाम पे चुन के आते, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर बाला साहेब ठाकरे यानी शिवसेना, उनके जाने के बाद उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना, ऐसा समीकरण है। और अब तो उद्धव ठाकरे की आंधी आई है और ये आंधी शायद मोदी जी को भी बहा न ले जाए, क्योंकि जो पाप इन्होंने किया है उसकी कीमत बहुत महंगी देना पड़ेगा। क्योंकि महाराष्ट्र ये उद्धव ठाकरे की आंधी आई हुई है, किशोर तिवारी जी बता रहे हैं। मैं वापस गिरीश व्यास आपके पास जा रहा हूं। मैंने पिछली बार भी पूछा था कितना आप डर रहे हैं, कितना आप कांप रहे हैं, तब आपने कहा कैसी बातें कर रहे हैं। अभी भी आपने सुना किशोर तिवारी बता रहे हैं आंधी आ रही है। आप उखड़ तो नहीं जा रहे गिरीश व्यास जी? थोड़ा पकड़ कर रखें कि नहीं पकड़ कर रखें? एक नाथ शिंदे को आपने पकड़ा है या एक नाथ शिंदे ने आपको पकड़ा है? देखिए, आंधी तो शिवसेना की आ रही है कि शिंदे के सामने ये शिवसेना जो कह रहे हैं ये डगमगा गई है अभी जी। पर एक बात में आप ध्यान में रखें कि इन्होंने जो अभी कहा जी, उसमें का कोई भी तथ्य अगर हम पकड़ते हैं तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देना है वो निश्चित रूप से देगी जी। पर जैसा कहा कि परम पूज्य बाला साहब जी ठाकरे जब थे जी, तब पार्टी का एक दबदबा था जी, तब पार्टी की एक सोच थी, तब पार्टी बड़े खुले रूप से किसी का समर्थन भी करती थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ युति करने के बाद भी माननीय प्रतिभाताई पाटिल को समर्थन देने का साहस या प्रणब मुखर्जी को समर्थन देने का साहस वो परम पूज्य बाला साहब ठाकरे ही कर सकते थे। पर जब ये कहते हैं कि शिवसेना की अभी आंधी आएगी, तो जब आंधी भारतीय जनता पार्टी के साथ थी तब भी इनके कितने विधायक चुन के आए, इस बात को इन्होंने समझ लेना चाहिए। हमने इक्वल चुनाव लड़ा था, 144 हमने हमारे मित्र दलों को सहकार्य में दिया, हमारी सीटें दी, फिर भी हमारा प्रभाव में 105 रहा। और ये क्यों कम हो गए, इस बात का कभी विचार इन्होंने करना चाहिए। इनकी कुल आज तक की संख्या क्या रही? देवेंद्र जी के नाम से और देवेंद्र जी के पोस्टर्स लगा के और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो युति हुई थी, उस युति के कारण ये इतनी तो भी सीटें इनकी आई है। एक बात समझ ले, राजू जी वाघमारे मेरे मित्र कह रहे थे कि 2014 के बाद मैं भी विधायक था और मैं देखता था सारे जितने भी शिवसेना के मंत्री थे बड़े अच्छा काम करते थे। हमने सदन में उनके साथ काम किया, मैंने 2022 तक उनके साथ सदन में काम किया। 2019 के बाद के चुनाव में जो खीसे में इस्तीफा लेकर चलते थे उन्होंने कभी इस्तीफा नहीं दिया। वो कहते थे हम इस्तीफा देंगे, ऐसे एक दो जने ही कहते थे, सारे नहीं कहते थे, ये भी बात समझ लें। और ये होने के बाद भी 2019 में चुनाव में हमने शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के साथ युति की। क्योंकि युति, तब भी आप महाविकास आघाड़ी के साथ जा सकते थे। ये क्या ऐसा मजबूरी थी आपकी कि जो युति हमारे साथ की इतनी सीटें चुन के आई? और जैसा डॉक्टर साहब आपने कहा कि इनके मन में इतने कम सदस्य रहने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के इतने ज्यादा सदस्य रहने के बाद मुख्यमंत्री हमें बनाइए, ये लालसा किसने डाली? और आज वही रामदास जी कदम ने कहा कि आपके पास की चांडाल चौकड़ी उद्धव जी दूर करो। मैं आज भी प्रयत्नशील हूं कि आप और शिंदे जी एक हो जाएं। ये बार बार वो कह रहे हैं उनके सारे प्रवक्ता। हम शिवसेना नहीं छोड़े, हमने जिस मुद्दे पर शिवसेना के साथ काम किया, भले ही हमारा साथी फिर कोई भी हो उसने कुछ गलत किया होगा तो उसके साथ हम कितने देर तक रहेंगे, कितना सहन करेंगे? आपने देखा कि जिन बातों का उल्लेख वो कर रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार नहीं कहना चाहता। जो लोग आज जेलों में बैठे हैं जी, कौन है वो लोग, क्या उनका सहभाग था, किस घटना में वो संबंधित थे? फिर भी उन लोगों ने बार बार यही कहा कि इनको छोड़ दीजिए। जब आपकी टर्म होगी तब भी छोड़ने की बात कर रहे थे। जी, आप कौन से दूध के धले हुए थे? जिस पार्टी का आप उल्लेख कर रहे हैं, आधी रात को उनका समर्थन का पत्र लेकर राजभवन में भिजवा कर ब्रह्म मुहूर्त में शपथ तो आप भी ले लिए थे। अजीत पवार को जेल भेजने की बात करते थे देवेंद्र फडणवीस,
उनके साथ में मंत्रिमंडल गठन करने का काम आपके नेता कर रहे थे, और फैसला क्या लिए शपथ लेने के बाद में? अजीत पवार को क्लीन चिट देने का। तो आपने स्वयं कौन सी शुचिता की नई मिसाल कायम की? लेकिन बहरहाल हमारे पास विषय भाजपा या शिवसेना की शुचिता का नहीं, शिवसेना के भविष्य के संदर्भ में है। गिरीश जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपकी कोशिश है उद्धव ठाकरे को महज मातोश्री में ही बंद कर देने के संदर्भ में सफल हो जाएंगी, या आपको लगता है अभी लड़ाई लंबी है, जरा लंबा समय लगेगा? हसरत तो है, पर हसरत हासिल हो जाए इसके संदर्भ में समय लगेगा। किस आकलन के साथ हैं आप? हमारी ऐसी कोई हसरत, हमारे इसमें कोई वैशी हसरत या दुश्मनी वाली कोई हसरत हमारे दिमाग में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी शुद्ध अपनी पार्टी के लिए काम करती है। हमारा सहयोग मांगा, हमने सहयोग दिया। सरकार जब हमारे साथ बनने के लिए तैयार हुई, हमने उनको मुख्यमंत्री पद दिया। ये एक तो कैसा है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद जो बोलते हैं, उसमें से अगर किसी ने सरकार मांगा तो दिया, और दिया तो उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। ये हमारा एक प्रकार से बड़प्प बन गई है। तो ये हमने करने से इसमें कौन सा गुनाह कर लिया? बड़प्पन कहिए किशोर तिवारी जी, कितने अभिभूत हैं भारतीय जनता पार्टी के इस बड़प्पन के लिए? मुझे जाना है राजू वाघमारे जी के पास, लेकिन गिरीश जी बार बार बता रहे हैं हमारा बड़प्पन देखिए। इस बड़प्पन के आगे दंडवत होने का कितना मन कर रहा है किशोर तिवारी जी आपका? साम दाम, ये दाम में जरा ज्यादा जोर लगाया उन्होंने। जी। तो साम दाम दंड भेद, देखो गिरीश व्यास को ये पसंद नहीं आया है, लेकिन अब क्या करें। हाँ, जनसंघ वाले जो पुराने हैं उनको तो कभी भी यह वो कौन सा मंडल है उसमें डाल देते हैं, तो मंडल में जाने की डर से ये नहीं बोल पाएंगे। लेकिन मैं बोल पाता हूं, जिन लोगों के हाथ भाजपा लगा है वो भाजपा का भी विनाश करेंगे, और उसके साथ साथ भारत के भी भविष्य को खतरा जो हो चुके हैं। तो अभी शिवसेना पे जो आघात हुआ है तो उससे तो हम टकराएंगे, उससे हम टकराएंगे। और मैं देखना चाहता हूं कि कितना पाखंड किसमें है। हाँ, अगर मैं दम कहूं तो दम का अपमान हो जाएंगे। हाँ, केवल अडानी के पैसे पे ही सरकारें गिराएंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। तो उसको भी देख लेंगे। किशोर तिवारी जी तो अब सब कुछ देखने पे आमादा है, लेकिन राजू वाघमारे जी थोड़े तथ्यपूर्ण बात कर रहे हैं। राजू वाघमारे जी, क्या आप वाकई नहीं मान रहे हैं कि शिवसेना एक गंभीर संकट में है? उद्धव ठाकरे गंभीर संकट में है। उद्धव ठाकरे अपने साथ लोगों को रख पाने में चूक रहे हैं। उन्हें नए सिरे से शुरुआत करने की जरूरत है, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने की जरूरत है, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं में विश्वास पैदा करने की जरूरत है। एक शख्स मुख्यमंत्री रहते हुए 40 विधायकों का समर्थन खो दिया। एक शख्स मुख्यमंत्री रहते हुए 19 में से 12 सांसदों का समर्थन खो दिया। क्या अपने आप में उद्धव ठाकरे के लिए विचार का विषय नहीं होना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, ये तो सही बात है कि जो घटनाएं घड़ी है शिवसेना में जी, तो उद्धव साहब को सोचने के ऊपर ये मजबूर कर रहा है कि ये तो बात सही है कि किधर ना कुछ कम्युनिकेशन गैप तो हो चुका है जी, लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जितने भी विधायक गए जी, उसमें से 18 विधायकों को ईडी का नोटिस आ चुका है, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री साहब। जी, जो विधायक गए हुए हैं उसमें से 4-5 विधायक जो है उनको भी ईडी का बहुत आगे निकल चुका है मामला, उनको तो अरेस्ट होने का बाकी था, वो लोग वहां गए हैं। तो ये जो मामला है ये दाम का मामला है, ये साम का मामला है, ये ईडी सीबीआई आईटी का मामला है। तो इस तरीके का दबाव डाल के अगर आप, अरे वाघमारे साहब, मैंने आपकी इसी बात को मान लिया। ये साम का मामला है, ये दाम का मामला है, ये दंड का मामला है, ये भेद का मामला है, ये ईडी का मामला है, ये सीबीआई का मामला है, ये आईटी का मामला है, सबका मामला है। तो क्या इतना मामला बनकर शिवसेना को एकनाथ शिंदे के कब्जे में जाने का मामला तो नहीं बन जाएगा? जैसे सत्ता से बेदखल कर दिया उद्धव ठाकरे, सम्मान्य मुख्यमंत्री से पूर्व मुख्यमंत्री में तब्दील हो गए ना इन सारे मामलों को चलते। तो क्या ये खतरा आपको महसूस नहीं हो रहा है कि हाँ, जो शिवसेना ठाकरे परिवार की पहचान थी, या ठाकरे की ठसक शिवसेना के नाम से दिखती थी, वाकई खतरे में है? उद्धव ठाकरे को विचार करने की जरूरत है, या आप खारिज करते हैं कुछ नहीं होगा, जैसा हमें किशोर तिवारी जी बार बार बताने की कोशिश, अरे कुछ नहीं होगा? नहीं, देखिए ठाकरे परिवार को, उद्धव साहब को इसके बारे में सोचना तो पड़ेगा, लेकिन जितना तक महाराष्ट्र में शिवसेना की स्थिति है जी, और जो आम आदमी शिवसेना के बारे में सोच रहा है, उसकी जो सोच है
हमें जो बातें सुननी पड़ती है सड़क के ऊपर या सभा में या इधर उधर, आज पूरी तरह से आम आदमी शिवसेना के साथ जो जुड़ा हुआ है वो उद्धव साहब के साथ डट के खड़ा है। उसको ये सब और राजू वाघमारे जी, आपके सुनने के संदर्भ में क्या कहें? अब आप तो बता देते हमें कि आम आदमी राहुल गांधी के साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी सोनिया गांधी जी के साथ जुड़ा हुआ है, आम आदमी कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। हालत यह है कि आम आदमी आपके साथ जुड़ा हुआ है और वोट जो है भाजपा के हिस्से में जा रहा है। आप 52 सीट 53 सीट पर रह जा रहे हैं, सामने वाले 300 सीटें जीत रहे हैं। तो आपके कान के सुनने के संदर्भ में बहुत एतबार हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि आप ये दावा तो लोकसभा चुनाव के समय पर भी हमारे साथ बैठ के करते थे। बात ईमानदारी की है। लेकिन मैं देवेंद्र वर्मा जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे जानना चाहता हूं, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रहते हुए भी अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ पाए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर देख रहे हैं कि लोगों को जोड़ते जा रहे हैं। क्या आपको आने वाला समय एकनाथ शिंदे का शिवसेना के साथ दिखाई दे रहा है, या आपको लगता है नहीं नहीं उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन के बूते अपनी पार्टी बचा पाने में कामयाब रहेंगे? थोड़ा इसके संदर्भ में टिप्पणी चाहिए देवेंद्र वर्मा जी। देखिए, जो वर्तमान परिस्थितियां जैसी दिख रही है उसमें तो शिंदे गुट जो है वो मजबूत होता, निरंतर दिन प्रतिदिन मजबूत होता नजर आ रहा है, और उद्धव ठाकरे की जो पकड़ पार्टी के ऊपर है जी, वो कमजोर होती जा रही है। इसका कारण है कि ये बाल ठाकरे के समय के बाद की जो जनरेशन अभी आई है जी, वो स्टॉन्च बाल ठाकरे की सपोर्टर नहीं है, बल्कि वो एक स्वतंत्र विचार रखने वाली जनरेशन आई है। और निश्चित तौर पर जो एक परिवार की पार्टी है उसके विरोध में माहौल भी इस समय बन रहा है कि एक परिवारवादी पार्टी नहीं होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा शिंदे के साथ में वर्टिकल डिवीजन में भी शिंदे के साथ में निश्चित तौर पर पार्टी के पदाधिकारी आएंगे और उद्धव ठाकरे की पकड़ तो ढीली होगी ही। और मुझे तो ये भी आभास होता है कि हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन इसमें कुछ निर्णय करे और वो निर्णय उद्धव ठाकरे के फेवर में होगा, इसकी संभावना मुझे बहुत कम लगती है। तो किशोर तिवारी जी को निराश करने वाला आकलन है देवेंद्र वर्मा जी का, राजू वाघमारे जी की भी उम्मीदों को तोड़ने वाला आकलन है देवेंद्र वर्मा जी का। गिरीश जी के लिए तो प्रसन्नता की बात है, उनकी योजना को सफल होते हुए देख रहे हैं देवेंद्र वर्मा जी। लेकिन प्रेम कुमार जी क्या देख रहे हैं? प्रेम कुमार जी, मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि ये भाजपा की योजना सफल हो रही है, या दरअसल दिक्कत यह है कि उद्धव ठाकरे बाल ठाकरे के बेटे केवल यहीं तक सीमित रह गए? जो बाल ठाकरे की राजनीति करने की शैली थी, बाल ठाकरे की जो हनक थी, बाल ठाकरे का जो प्रभाव था, वो भले ही किसी पद पर नहीं रहे फिर भी उनका एक दबदबा था। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन बाल ठाकरे वाला इकबाल पैदा नहीं कर पाए, वो आकर्षण पैदा नहीं कर पाए। तो उस इकबाल का ना होना, वो आकर्षण का ना होना उनके हाथ से पार्टी के नियंत्रण को छुड़वा देगा। क्या इस आकलन के साथ हैं आप? देखिए हिमांशु जी, उद्धव ठाकरे निश्चित रूप से उनको बनाया किसने? उनको तो बाल ठाकरे जी ने ही विरासत सौंपी, नेतृत्व सौंपा, कमान सौंपी। और ये देखना जरूरी है कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में क्या शिवसेना ने अपने कदम बढ़ाए, मजबूत हुई शिवसेना। तो इस कसौटी पर देखें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो सियासत शिवसेना ने की उसका लगातार खामियाजा शिवसेना ने भुगता जी। पार्टी लगातार बड़े भाई से छोटे भाई बनती चली गई और अब स्थिति यहाँ तक आई कि उनसे उनकी पार्टी छीन ली जा रही जी। तो मैंने पहले भी क्षमा कीजिए, मैंने पहले भी कहा कि उद्धव ठाकरे जी ने इस पूरे प्रकरण में थोड़ी सी भलमनसाहट दिखाई, रणनीतिक भूल की, और जो यहाँ तक कि आप ये समझिए, हालांकि कुछ बातें उन्होंने स्पष्ट भी की जब पिछले दिनों बैठक हुई राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए, तो वो 12 सांसद जो आज अलग गुट होने का दावा कर रहे हैं, उनके कहने पर इन्होंने एक स्टैंड ले लिया। तो तब ये जरूर हुआ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि इनकी मांग जो है, इनकी मांग दरअसल इनके पीछे कोई और लोग हैं, और ये लोग जो बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन दीजिए, समर्थन देने के बावजूद होना वही है, ये बात साबित हुई। तो कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे अगर कमजोर साबित हुए हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के सामने साबित हुए हैं। बाला साहब ठाकरे से उनकी तुलना करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि
पार्टी के जो भी संस्थापक नेता होते हैं उनका कद इतना बड़ा होता है कि बाद के कोई भी नेता उनकी बराबरी नहीं कर पाते। आप चाहे किसी भी पार्टी में इस बात को ले लिया जाए तो ये जो संस्थापक नेता होते हैं उनकी बराबरी का कोई नेता नहीं माना जाता। तो मेरा ये मानना है कि उद्धव ठाकरे के पास अब एक मौका है कि जनता के पास जा करके वो अपने आप को इस बात को साबित करे कि बीजेपी ने उनके विधायकों को खरीद लिया, कि ईडी और सीबीआई के कारण उनकी पार्टी टूट गई। जनता तो हमारे साथ है, तो जनता हमारे साथ है। इस बात को साबित करने के लिए वक्त का इंतजार करना होगा। फिलहाल तो वो बाजी हारते हुए ही नजर आए हैं। तो कुल मिला के दो महत्वपूर्ण बातें निकल कर आ रही हैं। प्रेम कुमार जी का ये कहना है और किशोर तिवारी जी जो शिवसेना के प्रवक्ता उनका दावा है जनता से ही फैसला आएगा। पर जनता के लिए जब जाएंगे फैसले के लिए तो किस चिन्ह के साथ जाएंगे, किस पार्टी के साथ जाएंगे, इसके संदर्भ में अभी चिंता का विषय है। जिस तरीके से एकनाथ शिंदे कदम दर कदम आगे बढ़ाते जा रहे हैं और उनका हर कदम उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कमजोर करता जा रहा है, इस बात का भय उत्पन्न हो गया है कि जो शिवसेना का पर्याय ठाकरे थे, जिन ठाकरे का पर्याय शिवसेना थी, वो कहीं केवल इतिहास का हिस्सा तो नहीं रह जाने वाली है। शिवसेना के शिंदे सेना बन जाने का जो खतरा पैदा हो गया है, इससे उद्धव ठाकरे निपटेंगे कैसे, जानने में सबकी दिलचस्पी है। अभी तक उद्धव ठाकरे कोई ऐसा कदम उठाते हुए नहीं दिखे हैं, कोई ऐसा प्रभाव छोड़ते हुए नहीं दिखे जिसमें लगे कि वह शिंदे सेना बनने से रोक पाएंगे। द्रौपदी मुर्मू के प्रकरण में सांसदों के दबाव के आगे ठाकरे ने घुटने टेक दिए। ऐसा अतीत में नहीं होता था। फैसला केवल बाल ठाकरे लेते थे और बाकी कार्यकर्ता और नेता उसका पालन करते थे। इस बार फैसला किसी और ने लिया और उसे मानने के लिए उद्धव ठाकरे मजबूर हुए। एक मजबूर नेता क्या पार्टी को बचा पाएगा, ये वाकई जानने में दिलचस्पी का विषय है। देखें आने वाला समय हमें शिवसेना के संदर्भ में क्या रंग दिखाएगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज के शेर का। कमाल का शेर हमें मिला है। जिस ठाकरे परिवार की ठसक के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, जिस ठाकरे परिवार की धमक के संदर्भ में हम बात कर रहे थे, वो धमक खतरे में है, वो चमक खतरे में है, वो इकबाल खतरे में है। और इसी को लेकर शायर ने कहा, ये सियासी मचान है कि जहां, ये सियासी मचान है कि जहां खुद शिकारी शिकार होता है। सिद्दीक फतेहपुरी ने जो ये शेर लिखा था, वर्तमान में ठाकरे परिवार पर सटीक है। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे दोनों के लिए विचार का विषय है कि जिस बाल ठाकरे के मुंह से शब्द निकलने मात्र से लोग कुछ भी करने के लिए तत्पर हो जाते थे, वहां आज 2-2 पन्नों के पत्र लिखे जा रहे हैं तो अभी किसी पर कोई असर नहीं हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, इस पर वाकई पिता पुत्र को विचार करना चाहिए। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। कल फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक के लिए सतर्क बनाओ। उत्तर भारत का बेस्ट इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज। एडमिशंस ओपन फॉर बीटेक,